Assalamu alaikum. Mohammad Kamran Halil from YouTube channel The Twins Academy. सो बच्चों, आज का पेपर जो मैं आप लोगों के साथ इन डिटेल डिस्कस करने लगा हूँ, ये है जी कैम्ब्रिज ओ लेवल्स। इसका सब्जेक्ट कोड है 5054 और इसका वेरिएंट है 12। और ये मैं पेपर आपके साथ जो डिस्कस करूंगा ये है जी अक्टूबर नवंबर 2024। ओके जी, स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, द डायग्राम शोज अ क्लोथ्स पेग। ये जो कपड़ों के ऊपर अटैच करने वाली चिमटियां होती हैं, कहते हैं जी विच डिवाइस इज सूटेबल फॉर ऑब्टेनिंग एन एक्यूरेट वैल्यू फॉर द हाइट ऑफ द क्लॉथ पैक। यार मेजरिंग सिलेंडर तो उससे हाइट मेजर नहीं कर सकते। माइक्रोमीटर इज यूज फॉर मेजर द डायामीटर डायामीटर ऑफ वायर। तो इसका मतलब है कि वायर और वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ओके जी, फिर नेक्स्ट हम लिख लेते हैं जी। इसमें आपके पास आ जाएगी जी टेप। मेजरिंग टेप से हम अराउंड 30 मीटर का डिस्टेंस जो सा है वो मेजर कर सकते हैं, या 15 मीटर का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। और मीटर रूल से हम मेजर कर सकते हैं 1 मीटर। तो इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, सो ऑप्शन सी इज अ वैलिड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, विच सेट्स ऑफ क्वांटिटीज आर ऑल वेक्टर्स। अच्छा, वेक्टर और स्केलर को मैं थोड़ा रिकैप कर दूं। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें आपको मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है लेकिन उसमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती। सो इसमें अगर आप सबसे पहले ऑप्शन देखें, ये आपकी मेमोराइजेशन से रिलेटेड है, याद करने से रिलेटेड है। सो इसमें आपके पास एक्सेलेरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। सो इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन ए इज द वैलिड ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जो आपके पास ग्राफ गिवन है, सबसे पहले उसके एक्सिस आप देख लेंगे। ये जो डिस्टेंस और यहाँ पे टाइम, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इसमें डिस्टेंस हम वाई एक्सिस से मेजर करते हैं और टाइम हम एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे। वो ऑलरेडी मैंने मार्क किया हुआ है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है जी टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस मैंने मेजर कर लिया था 28। वो यहाँ से आप ये ब्लू लाइन का रेफरेंस देख सकते हैं। और टोटल टाइम मेरे पास है 14 सेकेंड, वो मैंने यहाँ से मेजर कर लिया था इस पॉइंट से। सो 28 डिवाइडेड बाय 14, एब्सोल्युटली आई विल गेट 2.0 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, ये बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं जी द डायग्राम शोज हाउ द velocity of a train varies with time. Which sections of the graph shows where the magnitude of the velocity is decreasing? ये वेलोसिटी थी मेरे पास 0, ये वेलोसिटी है मेरे पास चलें जी 10। यहाँ पे इस वेलोसिटी को कर लेते हैं जी -5 और ये मेरे पास है 0। एक तो ये पोर्शन है जो वेलोसिटी डिक्रीजिंग को शो कर रहा है। अच्छा, अगर आप Q से R की तरफ जाएं तो आपके पास नंबर इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। आर पे आप देखें व्हाट इज हैपनिंग एट आर। आर में मैग्नीट्यूड उसकी कम होती जा रही है। तो इसका मतलब है कि आर में भी आपके पास आएगी डिक्रीजिंग स्पीड। एक पी में आपके पास डिक्रीजिंग स्पीड आएगी और एक आर में आपके पास। सो ऑप्शन बी इज द वैलिड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा आसान सा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो मर्जी कर लें, ठीक है। आप उसको शिकंजे में डाल दें, आप उसको जो है वो टुकड़े टुकड़े कर दें, तो जनाब होता ये है कि उसका मैस कभी भी चेंज नहीं होता। तो ये एक बड़ी जनरल सी बात थी। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए। अच्छा जी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इन स्पेस इज स्मॉलर देन ऑन अर्थ सरफेस। How are the mass and the weight of a satellite affected as the satellite moves away from the, यानी अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है और स्पेस में ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम है। फॉर्मूला हमारे पास होता है W = mg।
मास की प्रॉपर्टी ये है कि मास कभी भी चेंज नहीं होता, और अगर ग्रेविटी आपके पास कम हो रही है तो उसका वेट भी कम होगा। सो मास विल बी अनअफेक्टेड, या तो ऑप्शन ए या ऑप्शन डी। लेकिन ऑप्शन ए में प्रॉब्लम ये है कि उसमें लिखा है वेट भी अनअफेक्ट होगा, वेट इज affected by the gravity. So option D is the valid option. क्वेश्चन नंबर 7, डेंसिटी 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। बड़ा आसान सा प्रोसेस है जी। शॉर्ट की इसकी होती है कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से अगर आपने किलोग्राम पर मीटर क्यूब में जाना है तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दें 1000 से, सो यू विल गेट दिस आंसर। अगर आपने इस आंसर को कन्वर्ट करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में तो 2400 को आप डिवाइड कर दें 1000 पे, यू विल गेट दिस आंसर। तो रेसिप्रोकल भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, एन ऑब्जेक्ट फॉल्स वर्टिकली थ्रू एयर, ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है। जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है एयर रेजिस्टेंस हमेशा कहाँ पे एक्ट करती है, एयर रेजिस्टेंस हमेशा एक्ट करती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर फॉल डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो इसका मतलब है एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड एक्ट करेगी। सो ये ऑप्शन गई, ये ऑप्शन गई। तो एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड किस ऑप्शन में सिलेक्ट कर रही है आपके पास, ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में। अब यहाँ पे आपके पास दोनों फोर्सेस एक डायरेक्शन में नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो ऑप्शन ए इज द वैलिड ऑप्शन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9, ये रिपीटेड क्वेश्चन में से है जी। मोमेंट बेसिकली क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये फोर्स है और ये इसका भाईजान डिस्टेंस है। तो इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन सी। अच्छा जी, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपके पास फोर्सेस की डायरेक्शन बेसिकली आपने देखना है। इसमें हमने कैलकुलेट करना था वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। सो जनाबे आलम, यहाँ पे डिस्टेंस तो मेरे पास गिवन है लेकिन फोर्स मेरे पास 3 गिवन है। पहले मुझे उनकी डायरेक्शन मेंशन करके रिजल्टेंट फोर्स निकालनी पड़ेगी। चलें जी, करते हैं। वेट एक्ट करता है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब क्योंकि रॉकेट जा रहा है अपवर्ड तो एयर रेजिस्टेंस किस तरफ एक्ट करेगी, डाउनवर्ड। इंजन थ्रस्ट किस तरफ एक्ट करेगी, जो रॉकेट को पुश कर रही है अपवर्ड। नाउ व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, 2.0, एंड व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, 3.5। तो जनाब रिजल्टेंट फोर्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, 3.5 माइनस 2.0, तो मेरे पास आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100, आई विल गेट आंसर 150 mj। आपको उसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है मेगा को, क्योंकि सारे आंसर आपके मेगा में गिवन है। ये फॉर्मूला अगेन आपका मेमोरी से रिलेटेड है जी, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव। यूजफुल आउटपुट एनर्जी ओवर टोटल इनपुट एनर्जी, ऑप्शन ए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास 4 objects of different masses are lifted through different distances in different amounts of time, in which combination of the mass, the distance and the time is the power। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन ओवर टाइम। पावर होता है आपके पास वर्क डन ओवर टाइम। वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस ओवर टाइम, फोर्स इंटू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो फोर्स किसके बराबर होता है जी, एम जी एच ओवर टाइम। बेसिकली एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला लगा लें जी, क्योंकि सब में कांस्टेंट है तो अब मुझे ये पावर हर एक के लिए कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जी को अगर आप इग्नोर करना है इग्नोर कर दें, क्योंकि जी की वैल्यू सब में कांस्टेंट है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास जो सबसे ज्यादा पावर आती है वो आती है ऑप्शन सी, जो आप कैलकुलेशन में भी देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये प्रेशर इन गैसेस P1V1 इक्वल टू P2V2। तो ये बड़ा आसान सा था। इस कंटेनर के अंदर आपके पास है जी 1.0 इंटू 10⁵, इसका वॉल्यूम गिवन है जी 0.8 और P2 मैंने कैलकुलेट करना है एंड इंटू V2 है 0.15। तो ये फार्मूला इसके अंदर ठोक दें जी और लगाएं फार्मूला एंड देन यू विल गेट योर आंसर। तो आपके पास गालिबन इसका आंसर 13 का क्या बन जाता है जी, आपके पास 1.2 इंटू 10⁵ न्यूटन।
क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा जी, सील्ड गैस स्ट्रिंग कंटेन्स अ गैस दैट इज केप्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब है कि वॉल्यूम को हमने कंसीडर नहीं करना। तो अब रिलेशनशिप बच गया जी प्रेशर और टेम्परेचर में। टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर कम होगा। सो क्वेश्चन नंबर 14, टेम्परेचर इंक्रीज सो प्रेशर ऑफ गैस विल आल्सो इंक्रीज, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था जी। आपने कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड स्केल को केल्विन स्केल में। तो 1064 में आप ऐड कर दें 273, देन यू विल गेट आंसर 1337। सो क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास आंसर आ जाता है जी ऑप्शन डी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये ग्राफ ड्रॉ करके ही होगा। मैंने तीनों जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं उनके ग्राफ ड्रॉ कर दिए जी, आर्गन का, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। इसने कहा जी एट विच टेम्परेचर आर थ्री एलिमेंट्स इन डिफरेंट स्टेट। यहाँ पे ये सारे आपके पास किसमें जी, सेमी सॉलिड में, यानी अभी वो मेल्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वो बेसिकली मेल्टिंग स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पे आपके पास बॉइलिंग, यानी मेल्टिंग में जहाँ पे आपके पास लिक्विड भी हो सकता है और साथ इसके सॉलिड भी। और यहाँ पे आपके पास जब बॉइलिंग आ जाती है तो यहाँ पे आपके पास लिक्विड होगा, प्लस आपके पास इसमें होगी जी गैस। पहले टेम्परेचर -220, आर थ्री एलिमेंट्स इन डिफरेंट स्टेट। -220 वो कहीं पे यहाँ पे जाके इससे नीचे आएगा। अच्छा जी, -220 वो भी यहाँ पे जाके कहीं नीचे आएगा। तो जब स्लैंटिंग में आप चले जाएंगे तो एक ही स्टेट होगी, यहाँ पे आप चले जाएं तो -220। अच्छा, अगर आप इस पे आए जी ऑप्शन सी पे -190, तो -190 यहाँ पे होगा। द थ्री at which temperature the three elements in different at which temperature are the three elements in different states। अच्छा जी, -189 पे वो हो गया मेल्ट, मेल्ट में आ गया लिक्विड। अब सिर्फ यहाँ पे आपके पास लिक्विड है। अच्छा जी, -190 इसका कहाँ बनेगा जी, -190 इसका जाके बनेगा कहीं ऊपर। तो ये मेरे पास सिर्फ स्टीम आ गई। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया था, -190 पे लिक्विड आ गया। यहाँ पे स्लैंटिंग में मेरे पास -190, वो यहाँ पे कहीं जाके बनेगा -196 है, माइनस, हाँ ये ठीक है। तो ये स्टीम आ गया, और -190 इसका कहाँ जाके बनेगा, -183, 84, 85, 86, 87, 88, 89। तो यहाँ पे -190 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये सारे डिफरेंट स्टेट्स में होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है जी एवेपोरेशन रेट आपका किस मेथड से डिक्रीज हो सकता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है जी, एवेपोरेशन रेट आपका डिक्रीज होता है बाय पुटिंग अ लिड ऑन द कंटेनर। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि विच कलर और टेक्सचर इज द बेस्ट अब्जॉर्बर ऑफ द रेडिएशन। जो ब्लैक और डल एंड रफ सर्फेसिस होती हैं, तीन चीजें, ब्लैक, डल एंड रफ सर्फेसिस आर good absorber of the radiation and good radiator of radiation as well. So black and dull surfaces. Question number 19, यहाँ पे इसमें आपने ना हर एक पार्ट के लिए कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है आपने मीटर में, क्योंकि वेलोसिटी गिवन है मीटर पर सेकंड। तो पहले में मेरे पास आ रही फ्रीक्वेंसी 5000, 1000, तीसरे में मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है 25,000। सो ऑप्शन सी इज द वैलिड ऑप्शन, क्योंकि अल्ट्रासाउंड वेव्स आर दोज वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। तो वो 25 के हर्ट्ज में मेरे पास ऑप्शन सी आती है। अच्छा जी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये 30 डिग्री सरफेस के साथ है। यहाँ पे आप फिर इसको करेंगे जी 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपके पास 60 डिग्री। तो ठगाठक ऑप्शन बी। मिरर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज आ गई जी। मिरर के सामने जो इमेज होता है वो सेम डिस्टेंस पे बनता है और हमेशा अपराइट होगा, यानी एरो के सामने एरो, और ये डिस्टेंस होगा सेम। सो ऑप्शन ए इज द वैलिड ऑप्शन। 22, ये एक डबल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है।
क्योंकि उसने हमसे मांगा है जी क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है n=1/sin c, लेकिन हमारे पास साइन c और साइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, वो हम कैलकुलेट करेंगे साइन आई ओवर साइन आर। फिर इसमें एक और प्रॉब्लम आ गई कि एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं गिवन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं गिवन, तो दोनों को 90 में से माइनस करके देन आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड आफ्टर अप्लाइंग द ऑल द कैलकुलेशन कंपेयर कर दूंगा, यहाँ अलग कैलकुलेट करके कर लें, so then I will get 60.9, यानी ऑप्शन सी will be the valid option. 23. Which two waves are the component of the electromagnetic spectrum? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाइट होगी, साउंड नहीं होगी, अल्ट्रावायलेट अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो होगी, वाटर वेव्स आर नॉट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड होगी, एक्सरेज एंड माइक्रोवेव्स। तो ये भी आपका याद करने से रिलेटेड है। Induced magnetism, यानी within the presence of magnet the object will attain the opposite pole. For example, अगर आप डायग्राम नंबर 1 देखते हैं, अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो इंडक्शन की वजह से यहाँ पे कौन सा पोल इंड्यूस हो जाएगा, साउथ पोल। सो ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इसलिए वैलिड नहीं है कि ये आयरन है, आयरन बार को ना तो अट्रैक्ट करेगा ना रिपेल करेगा। Question number 25. Magnetic and non-magnetic materials. I can see now. I can see now. मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन है, कोबाल्ट है, स्टील है, निकल है। कॉपर मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है। तो आपके पास इसने कहा मैग्नेटिक मटेरियल, आई कैन सी नाउ, यहाँ तो ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी है, ठीक है। दोनों में आयरन और स्टील है, लेकिन अगर आप ऑप्शन डी देखें तो स्टील और आयरन आ जाते हैं, तो दोनों मैग्नेटिक मटेरियल है, तो ऑप्शन सी इज द वैलिड ऑप्शन। अच्छा जी, ये क्वेश्चन जो है ना भाईजान, ये आपका बेसिकली लर्निंग ऑब्जेक्टिव से रिलेट करता है। कहते हैं जी स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एट दैट पॉइंट। तो अगर ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपने किया हुआ है तो इसका आंसर कैलकुलेट करना, फाइंड करना बड़ा आसान है। नॉर्थ पोल के ऊपर जब फोर्स एक्ट करेगी तो बेसिकली ये किस डायरेक्शन में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जब वो रोटेट करके यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री पे, तो ये नॉर्थ इधर बन गया, साउथ इधर बन गया, देन इट विल स्टॉप मूविंग। सो ऑप्शन बी इज द वैलिड ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली आपका ये जो नया लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ना, ये उससे रिलेट करता है। अच्छा जी, ये हो गया जी। हाँ, 27. A plastic rod become charged when it is rubbed with the cloth. Static electricity. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आपके पास चार्ज उस वक्त आता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर से आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 27 में आपके पास आ जाएगी जी ऑप्शन डी, द प्लास्टिक रॉड लूज इलेक्ट्रॉन सो इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, और जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अच्छा जी, करंट निकालना है जी, सीरीज है, सीरीज सर्किट में करंट हमेशा सेम रहता है, टोटल रेजिस्टेंस ऐड होती है। तो आर टी मेरे पास क्या आ जाएगा जी 4R, वोल्टेज मेरे पास है ई, सो करंट आई डैट इज इक्वल टू वी ओवर आर, सो ई ओवर 4R। क्योंकि सीरीज है, सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन ए इज द वैलिड ऑप्शन। वोल्टेज की डेफिनेशन, वर्क डन ओवर चार्ज और एनर्जी ओवर चार्ज, एनर्जी ओवर चार्ज। एनर्जी का यूनिट होता है जूल, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, सो 1 जूल पर कूलम। अगेन ये याद करने से रिलेटेड आपके पास आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है जी आपका। सो इसमें अगर आप देखें जी कि एक ऑब्जेक्ट की रेजिस्टेंस है आर, रो दैट इज इक्वल टू आर दैट इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। रेजिस्टेंस इसने कहा जी आर है, सेम मटेरियल से बने, इसका मतलब है रेजिस्टिविटी दोनों की होगी सेम। तो रेजिस्टिविटी सेम आर ए ओवर एल। उसने कहा जी कि y इज मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, यानी इसकी रेजिस्टिविटी सेम होगी। सो कहता है जी अगर आप एक ये वाली x की रेजिस्टेंस और y जो वायर y है उसकी रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं
तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास बनती है R/2। इसका मतलब है रेजिस्टेंस हो रही है हाफ। या सीरीज में तो कभी रेजिस्टेंस हाफ नहीं हो सकती, इसका मतलब है कि ये आपके पास होगी पैरेलल में। और एक और बड़ी सिंपल सी चीज है कि अगर ये आर है और दूसरी रेजिस्टेंस भी अगर आपके पास पैरेलल में अटैच करने से पहले आप कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर वो भी आर आ जाती है ना, इसका मतलब है कि आपके पास दोनों पैरेलल में अटैच होंगे। क्योंकि जब सेम रेजिस्टेंसेस पैरेलल में ऐड करते हैं, यानी 4 और 4 की, तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास आ जाती है 4/2 यानी 2 ओम। अब यहाँ पे आपके पास दूसरे में क्या थी, लेंथ 4 है, तो R इंटू 4L, नहीं सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे नहीं आएगा, R इंटू एरिया, एरिया मैंने किया जी 4 टाइम ए और लेंथ मैंने कर दी जी 4 टाइम L। तो यार ये मेरे पास फिर बन गया जी RA/L दैट इज इक्वल टू रो फॉर वायर वाई। तो मेरे पास पहले भी जो आंसर वो था, x के लिए क्या आ रहा था जी, x के लिए मेरे पास आ रहा था RA/L, यानी इसका मतलब है दोनों की रेजिस्टेंस R है, तो दोनों मेरे पैरेलल में अटैच होंगे, पैरेलल में अटैच होंगे तो रेजिस्टेंस मेरी हो जाएगी हाफ। सो ऑप्शन सी इज द वैलिड ऑप्शन। सिंबल याद करने जी आपने, डायोड, इसमें डायोड बना हुआ है, इसमें डायोड नहीं बना हुआ, इसमें डायोड नहीं बना हुआ, लेकिन फ्यूज इसमें बना हुआ है। सो ऑप्शन डी इज द वैलिड ऑप्शन। एनर्जी ट्रांसफर इन कैटल, कैटल बेसिकली काम क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है हीट एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में। सो ऑप्शन बी इज द वैलिड ऑप्शन। तो 33 यहाँ पे अब आपके पास लेंजिस लॉ बताता है जी कि अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो जब आप मैग्नेट को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल ही बनेगा। अच्छा, मैग्नेटिक पोल्स आर प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ द कॉइल एज द मैग्नेट एंटर एंड एज द मैग्नेट लीव द कॉइल। लेंगे अब मैग्नेट यहाँ से बाहर आ गया, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल। अगेन लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग जब ये बाहर जाएगा तो ये इसके बाहर जाने से इसको रोकेगा, तो यहाँ पे भी कौन सा पोल प्रोड्यूस होगा, नॉर्थ पोल। सो 33 का आ जाएगा ऑप्शन ए। लेंजिस लॉ अगर आता है तो आप कर सकते हो। करंट इज गोइंग इनटू द पेज, इनटू द पेज जा रहा है, आप राइट हैंड ग्रिप रूल अप्लाई करके देख लें जी, तो आपके पास बन जाती है जी ऑप्शन डी। तो इनटू द पेज का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन होंगी क्लॉकवाइज। 35 डीसी मोटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, कौन सा कंपोनेंट होता है जी, ये तो ऑलमोस्ट हर एक को आना चाहिए जी, द स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। तो ये आपके पास करंट की डायरेक्शन चेंज करता है आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। ऊपर आपके पास है जी, लेट्स सपोज कि ये मेरे पास 20 और ये मेरे पास है 86, ये मेरे पास प्रोटॉन नंबर है और ये मेरे पास न्यूक्लियन नंबर है। पहली ऑप्शन पे चलते हैं जी, R इज द न्यूक्लियन नंबर, ओके दैट इज फाइन, विच इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट आइसो। अच्छा, आइसोटोप में क्या होता है जी, 20 एंड 88। इसका मतलब है कि उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होने का मतलब है कि आपके पास जो न्यूक्लियर नंबर है वो चेंज होगा। सो ऑप्शन ए इज द वैलिड ऑप्शन। 37 इसमें आपके पास बैकग्राउंड काउंट गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, शीट गिवन है, शीट से तो अल्फा पास ही नहीं कर पाएंगे। उसके बाद थिन कार्ड आपने रख दिया, नो शीट 750, थिन कार्ड रख दिया, अल्फा तो पास ही नहीं कर पाते, इसका मतलब कि ये शो शॉर्ट है कि ये बीटा पार्टिकल है। और इसके बाद एल्यूमिनियम भी प्लेस कर दिया, बीटा रुक जाएंगे लेकिन इसमें से गैमा पास कर जाएंगे। सो बीटा पार्टिकल एंड गैमा रेज ओनली। 38 मेडिकल पर्पस, मेडिकल पर्पस के लिए जो हम मटेरियल यूज करते हैं उसकी हाफ लाइफ फ्यू आवर्स होनी चाहिए। फ्यू आवर्स में आपके पास आती है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। प्रॉब्लम ये है कि अल्फा पार्टिकल ह्यूमन बॉडी में से बाहर पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। सो ऑप्शन सी इज द वैलिड ऑप्शन। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर दिस। इसमें आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस आ रही हैं जी, वो रीड कर लेते हैं कौन सी करेक्ट है। लाइट एक अप्रोक्सीमेट 3 into 10, नहीं लाइट को लगते हैं जी 500 सेकेंड। उसके बाद 24 आवर्स लगते हैं अर्थ को अपने एक्सिस में रोटेट करने में।
मून को लगता है अप्रॉक्सीमेट 1 मंथ, सन का नहीं, अर्थ को लगता है 365। सो ऑप्शन 2 वैलिड है, 3 वैलिड है, इसका मतलब ऑप्शन सी इज वैलिड, व्हिच इज नेवर फॉर्म्ड बाय द एक्सप्लोजन ऑफ द रेड सुपर जायंट। भाईजान रेड सुपर जाइंट वहां पे प्रोसेस होता है जहाँ पे स्टार का साइज सन के स्टार साइज से बहुत ज्यादा बड़ा हो, तो ब्लैक होल बनता है, उसमें न्यूट्रॉन स्टार बनता है, हेवियर एलिमेंट बनते हैं, लेकिन वाइट ड्वार्फ नहीं बनता। वाइट ड्वार्फ उसने कहा नेवर, वाइट ड्वार्फ वहां पे बनता है जहाँ पे सिर्फ आपके पास रेड जाइंट होगा, रेड सुपर जाइंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसने कहा रेड सुपर जाइंट में क्या चीज नहीं बनती, तो वहां पे ये चीज नहीं बनती। चलें जी, इंशाल्लाह कल मैं इसका दूसरा वेरिएंट भी अपलोड करूंगा। सो अपने एमसीक्यूज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें। स्टे ट्यून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।